हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम प्रोबेबिलिटी का 5th लेक्चर करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था वो कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर बेस्ड था। वो मैं कॉन्सेप्ट आज आपको डिटेल में बताता हूँ और फिर उसके ऊपर हम और क्वेश्चंस करेंगे। देखो, कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है? विरोधाभास। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब ये है कि आप एक ही चीज़ को, मान लो दो बंदे हो, आप दो दोस्त हैं ए और बी, वो एक ही फैक्ट को बताने में विरोधाभास करते हैं। यानी कि एक क्या बोलेगा, उसका आंसर मान लो यस बोल रहा है, तो दूसरा कहेगा नहीं ये गलत है। यानी कि क्वेश्चन एक ही है। मान लो आपसे ये पूछा कि 2 और 2 4 होते हैं, बताओ इसका आंसर सही है या गलत। ये तो कह रहा है यस होता है, ये कह रहा है नहीं नहीं होता। आंसर एक सही होगा, एक क्या होगा, गलत होगा। यानी कि ये सच बोलेगा तो ये क्या बोलेगा, आपका झूठ बोलेगा। या फिर ये हो सकता है कि ये आपका झूठ बोले और ये क्या बोले, सच बोले। ये क्या बोलेगा, बी आपका सच बोलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम करते हैं 2-3 और। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था पिछले लेक्चर में। ए स्पीक्स ट्रूथ इन 75% केसेज। यानी कि ए को अगर मान लो 100 बातें बोलनी हो तो उसमें 75 में क्या बोलेगा, वो सच बोलेगा। और बी 60% में सच बोलता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द टू। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब वही हो गया कि एक ही फैक्ट को बताने में दोनों क्या है, अलग अलग विचार रखते हैं। एक सच बोलेगा, एक क्या बोलेगा, झूठ। मैं देखो यहाँ पे ये ए की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं बी की बात करता हूँ। 75% का मतलब सभी जानते हैं कितना होता है, 3/4 होता है। तो यानी कि ये सच बोलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। इसको मैं पी ए नाम दे देता हूँ, ठीक है। सच बोलता है। और सच ना बोलने की प्रोबेबिलिटी में पी ए कॉम्प्लीमेंट बोल देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि वो इवेंट नहीं होती। तो 1 में से 3/4 माइनस कर दो तो कितनी आ जाएगी आपकी, 1/4। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो 60% मामले। 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। यानी कि 5 में से 3 बातों में वो क्या बोलता है, सच। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगी, 1 में से माइनस कर देना 3/5, तो कितनी होगी आपकी, 2/5 होगी। अब आप मेरे को बता दो आंसर क्या होएगा। आंसर होएगा, अगर ए सच बोलेगा यानी कि 3/4, तो बी क्या बोलेगा, झूठ, यानी कि 2/5। या फिर या का मतलब प्लस, ए क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा। अब की बार ए झूठ बोलेगा और बी क्या बोलेगा, बता दो मेरे को, सच बोलेगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। ये कितना आएगा आपका 6/20 और ये कितना आएगा 3/20। तो आंसर कितना आ गया आपका 9/20। तो आंसर आपका आ गया 9/20। अगर परसेंटेज में पूछे तो इसको 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि 45% केस, 45% चांस ऐसे हैं कि दोनों एक ही फैक्ट को बताने में क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। अब देखो बिल्कुल सेम नेक्स्ट क्वेश्चन और है। इसमें P सच बोलता है 75% केसेज में, Q बोलता है 80% केसेज में। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेज आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन नरेटिंग द सेम इंसिडेंट। यानी कि एक ही घटना के बारे में दोनों बताएंगे और दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो मतलब एक सच बोलेगा और एक क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा। अब मैं क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या, यहाँ पे P और यहाँ पे Q। 75% का मतलब सब जानते हैं होता है 3/4 और इसका मतलब क्या होता है 4/5 होता है, ठीक है। 3/4 तो इसकी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी होगी, तो झूठ बोलने की कितनी होगी, 1/4। ये क्या है आपकी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है और ये क्या है, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे 4/5 क्या है, इसकी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है। तो झूठ बोलने की कितनी होगी बताओ, 1 में से माइनस कर दो, यानी कि 1/5। आंसर कितना होता है अपना, देखो एक सच बोलेगा तो दूसरा क्या बोलेगा, झूठ, यानी कि 3/4 इंटू 1/5। या फिर या का मतलब प्लस, एक झूठ बोलेगा तो दूसरा क्या बोलेगा, सच बोलेगा। आप इसको एलसीएम ले लो बस। देखो ऊपर कितना आएगा आपका 3 और 4 कितना आएगा 7, नीचे कितना आएगा 20। लेकिन आपको आंसर निकालना है किसमें, परसेंटेज में। तो 35% इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। तो 3 क्वेश्चन लगातार मैंने आपको करवा दिए हैं। अब कॉन्ट्राडिक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये भी ऐसा ही है क्वेश्चन में, लेकिन इसके अंदर बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। सीमा स्पीक्स ट्रूथ इन 40% केसेज एंड गीता इन 70% केसेज। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल से सेम थिंग वाइल टेलिंग ए सिंगल इवेंट। देखो एक ही घटना के बारे में बताएंगे और ये सेम थिंग बताएंगे, मतलब कि या तो दोनों के दोनों सच बोलेंगे और या फिर दोनों के दोनों झूठ बोलेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, कॉन्ट्राडिक्ट करते थे, ठीक है। अब ये दोनों प्लान बनाएंगे, ये कहेंगे या तो हम दोनों जाके सच बोलेंगे और या हम दोनों जाके झूठ बोलेंगे, ताकि अगर अलग अलग सवाल जवाब हो दोनों से तो हम फंसे ना, ठीक है। ये मान लो आप। तो देखो एक है सीमा और एक है गीता, ये सच बोलती है 40% केस में। 40% का मतलब मैं लिख दूँ 4/10, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँ 7/10। तो ये तो होगी इनकी क्या, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी। अब आप क्या लिख दो, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी। 1 में से घटाओगे तो यानी कि 6/10 और ये कितनी होगी 3/10। तो आप मेरे को बताओ आंसर क्या होगा।
आप कहोगे या तो दोनों सच बोलेंगे, मतलब ये भी सच बोले और ये भी सच बोले, यानी कि 4/10 इंटू 7/10, या फिर, और या का मतलब क्या होता है प्लस, या दोनों झूठ बोले, यानी कि ये भी झूठ बोले और ये भी झूठ बोले, यानी कि 6/10 इंटू में 3/10। आ गया आंसर आपका। ये कितना आएगा आपका बताओ, 28 और ये 18, 46/100 यानी कि 46%। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर, इसमें कई बच्चे तो क्या है, इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते, लेकिन अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत आसानी से इसको सोल्व कर दोगे। ये कॉन्सेप्ट वही है बिल्कुल सेम, और इसको क्या है लैंग्वेज के अंदर इसमें चेंज किया गया जस्ट। इसमें देखो क्या कहता है, मैं पहले आपको इस क्वेश्चन से पहले एक नया क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि पहले ईजी क्वेश्चन आप समझोगे तभी थोड़ा डिफिकल्ट समझ आएगा। मान लो एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। हस्बैंड और वाइफ दोनों जो है ना किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, और जो जॉब की वैकेंसी निकली है ना वहाँ पे सिर्फ एक ही वैकेंसी है, यानी कि या तो हस्बैंड सेलेक्ट होएगा तो वाइफ को ये वाइफ सेलेक्ट नहीं होगी, या फिर वाइफ सेलेक्ट हो जाएगी तो हस्बैंड सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी कितनी है, सिर्फ एक है। हस्बैंड के जो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है ना वो कितनी है, 3/5। ये क्या है, 3/5 चांस है कि ये सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब 60% चांस है। और वाइफ के जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो मान लो कितनी है, 2/5 है कि ये सिलेक्ट हो जाएगी, सी विल बी सिलेक्टेड। आपको ये बताना है कि दोनों के दोनों पर्सन इंटरव्यू देने जाते हैं, तो बताओ दोनों में से सिर्फ एक सिलेक्ट होगा। सिर्फ एक का मतलब होता है कि अगर हस्बैंड सेलेक्ट हुआ तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि वाइफ सेलेक्ट नहीं होगी, या फिर हस्बैंड सेलेक्ट नहीं होगा तो वाइफ सेलेक्ट होगी। तो यानी कि दो केस बनेंगे यहाँ पे। हम क्या लिखेंगे, husband is selected and wife is not selected। वाइफ इज नॉट सेलेक्टेड, क्योंकि अगर हस्बैंड सेलेक्ट हो गया तो फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, फिर वाइफ को रिजेक्ट करना ही करना पड़ेगा। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, हस्बैंड क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। हस्बैंड इज नॉट सेलेक्टेड एंड वाइफ इज सेलेक्टेड, क्योंकि दोनों में से एक केस तो होना ही पड़ेगा, वाइफ इज सेलेक्टेड। इसलिए यहाँ पे है मैं एंड वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंपल्सन है अपनी, अगर हस्बैंड सेलेक्ट हो गया तो वाइफ को सिलेक्ट नहीं होना, ठीक है। तो अब बताओ मेरा प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना आएगा। अच्छा, हस्बैंड के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये है, तो रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फिर 2/5। इसकी 2/5 है तो कितनी होगी, 3/5। समझ गए आप ये तो। अच्छा, फिर क्या होता है, देखो हस्बैंड सेलेक्ट होगा मतलब कि 3/5, वाइफ रिजेक्ट होगी, यानी कि देखो वाइफ रिजेक्ट होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, रिजेक्शन वाली ये लिख रखी है, ठीक है। तो वाइफ के रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/5, प्लस हस्बैंड रिजेक्ट हो जाएगा यानी कि 2/5, वाइफ सेलेक्ट हो जाएगी यानी कि 2/5। ये देखो क्वेश्चन वही है कॉन्ट्राडिक्ट वाला, लेकिन इसकी लैंग्वेज को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो 9/45 प्लस 4/45 यानी कि 13/45। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है कॉन्ट्राडिक्शन वाला, लेकिन इसमें हस्बैंड वाइफ का नाम देके आपके क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आसान है ये क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्लाइज फॉर ए जॉब इन फर्म एक्स एंड फर्म वाई। यहाँ पे एक ही बंदा है और वो दो कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई करता है। तो आप खुद सोचो, अगर ये जॉब के लिए मान लो सेलेक्ट होता है तो एक ही कंपनी में होगा, क्योंकि दोनों कंपनी में तो ये सेलेक्ट होगा नहीं, अगर होगा तो ये जॉब नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दो कंपनियों में ये जॉब के लिए अप्लाई करता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज बीइंग सेलेक्टेड इन फर्म एक्स इज दिस, यानी कि जो कंपनी एक्स है उसमें इसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.7। क्योंकि देखो आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हो या कोई रिटन एग्जाम देते हो, 100% चांस तो होते नहीं कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो इसी तरह से ये बंदा है, इसकी कंपनी एक्स में सिलेक्शन हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.7 है। और रिजेक्ट हो जाएगा किसमें, कंपनी वाई में। देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, यहाँ सेलेक्ट है और यहाँ क्या है, रिजेक्ट है। तो कंपनी वाई में रिजेक्ट होने के चांस 0.5 है, तो सेलेक्ट होने के क्या होंगे, 1 माइनस 0.5 यानी कि 0.5। तो यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप इसको गलती से सेलेक्ट भी पड़ गए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड इज 0.6। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो वो पहले क्या करेगा, कंपनी में अप्लाई करेगा। अप्लाई के अंदर क्या होता है कई बार कि आपकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट होगी। इंटरव्यू देना तो बाद की बात है, पहले तो आपकी एप्लीकेशन को सिलेक्ट होना पड़ेगा। एप्लीकेशन सेलेक्ट होएगी, उसके बाद आप इंटरव्यू दोगे और उस इंटरव्यू के अंदर आप पास होगे या फिर फेल होगे। तो पहले क्या होनी पड़ेगी, एप्लीकेशन को सिलेक्ट होना पड़ेगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी सिलेक्टेड इन वन ऑफ द फर्म। यहाँ पे ना इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सही कर लो, यहाँ पे लिख लो ओनली वन ऑफ द फर्म।
इसका मतलब ये है वो सिर्फ एक फर्म में सेलेक्ट होगा। देखो ये वही क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ पे बंदे दो थे कंपनी एक, यहाँ पे बंदा एक है कंपनी क्या है दो, तो बात वही है, वो बंदा एक ही कंपनी में जॉब क्या करे जो है वो करेगा, यानी कि एक कंपनी अगर उसको सेलेक्ट करेगी तो दूसरी कंपनी क्या करेगी, उसको रिजेक्ट। आप ऐसे समझ लो ये दो भाई है, ये जो दो कंपनी है ना, ये कंपनी नहीं, ये दो भाई है, ठीक है, और दोनों इंटरव्यू ले रहे हैं एक ही पर्सन का। अगर मान लो पहले भाई ने इस पर्सन को सेलेक्ट कर लिया तो वो दूसरे भाई को फ़ोन कर देगा कि भाई इसको मैंने रख लिया जॉब पे, आपके पास अगर ये आए तो आप इसको रिजेक्ट कर देना, ठीक है। अब पहले भाई ने अगर इसको रिजेक्ट कर दिया तो वो क्या कहेगा, भाई इस आदमी को जॉब की ज़रूरत है, मेरी कंपनी के लिए तो ये फिट नहीं है, आप ऐसा करना आप इसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यानी कि दोनों में से सिर्फ एक ही कंपनी में ये पर्सन सेलेक्ट हो सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा अब इस क्वेश्चन में और इस हस्बैंड वाइफ वाले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। इसमें ये कोई कंडीशन नहीं थी कि एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है या सिलेक्ट होती है, ठीक है, बस इसके अलावा बाकी सब बातें क्या है सेम। तो पहले तो आप मेरे को बताओ सेलेक्ट ये होएगा तो इसकी एप्लीकेशन को सिलेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, हिज एप्लीकेशन इज सिलेक्टेड, मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लिख देता हूँ, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। उसकी एप्लीकेशन क्या होगी, सिलेक्टेड, एंड ही इज सिलेक्टेड इन फर्म एक्स। मेरे को बताओ इतना समझ आ गया कि वो फर्म एक्स में सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा मैंने एक बात अभी आपको बताई, अगर आप कह रहे हो ना कि फर्म एक्स में सेलेक्ट होगा तो साथ साथ में आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि फर्म वाई में वो रिजेक्ट होगा, क्योंकि एक ही में सेलेक्ट हो सकता है। तो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि फर्म एक्स में सेलेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ तक तो हो सकता है वो फर्म वाई में सेलेक्ट भी हो जाए और हो सकता है रिजेक्ट भी होए। तो आपको क्लियर करना पड़ेगा एंड रिजेक्टेड इन फर्म वाई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, रिजेक्टेड इन फर्म वाई, यानी कि एक्स में सेलेक्ट हो गया तो वाई में क्या होना पड़ेगा, उसको रिजेक्ट। लेकिन आप कहोगे जी क्या यही इसका चांस है क्या, मैं कहता हूँ नहीं, एक और चांस बनता है, एप्लीकेशन तो सेलेक्ट होएगी, हिज एप्लीकेशन इज सेलेक्टेड, क्योंकि बिना एप्लीकेशन सेलेक्ट हुए तो फिर वो किसी कंपनी में सेलेक्ट हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि जब तक आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट नहीं होगी तो आप इंटरव्यू कैसे देने जाओगे। एप्लीकेशन सेलेक्ट होगी एंड ही इज सेलेक्टेड इन फर्म वाई एंड रिजेक्टेड इन फर्म एक्स, यानी कि फर्म एक्स में क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा और वाई में क्या होएगा, सेलेक्ट। तो बता दो मेरे को आंसर क्या आएगा अपना प्रोबेबिलिटी का। देखो पहले तो एप्लीकेशन सेलेक्ट, एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांस 0.6 है, तो सेलेक्ट होने के कितने आगे बताओ, 0.4 आगे, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। फिर एंड ही इज सेलेक्टेड इन एक्स, एक्स में सेलेक्ट होएगा उसके चांस कितने हैं, 0.7। तो y में क्या होगा, रिजेक्ट, y में रिजेक्ट होने के चांस कितने हैं, 0.5, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का। फिर प्लस, क्योंकि और है, एप्लीकेशन सेलेक्ट होगी उसके चांस तो कितने हैं, 0.4। फिर क्या आपका फर्म एक्स में वो क्या होएगा, रिजेक्ट, अगर सेलेक्ट होने के चांस 0.7 है तो रिजेक्ट के कितने होंगे, 0.3, 1 में से घटा दो। फिर वाई में सेलेक्ट होगा, वाई में रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 और 1 में से 0.5 घटाओगे तो सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 0.5। और क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। सोल्व कर लो तो इसको, देखो ये कितना आ गया आपका 5 और 4 जा 20, 140, 140 डिवाइड बाई 1000, और ये भी कितना आएगा आपका 140 डिवाइड बाई 140 क्यों आएगा, 4 × 12, 12 × 5 = 60, 60 आएगा, 60 बाय में 1000, यानी कि 200 बाय में 1000 आ गया, ठीक है। 12, 12 × 5 = 60, ठीक है। आपका कितना आएगा, ये सही कर रहे हैं ना, सही है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 1/5 कह लो या 0.2 कह लो। तो इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका है इस तरह से सोल्व करना, यानी कि मैंने इसलिए आपको पहले ये एग्जांपल दिया ताकि आपको ये क्वेश्चन क्या आ जाए, समझ आ जाए, ठीक है। कि एप्लीकेशन, इसमें नई बात मैंने क्या डाल दी सिर्फ कि उसकी एप्लीकेशन भी पहले क्या होएगी, सिलेक्ट होएगी, बस। तो आपको लेवल ऊपर उठता हुआ पढ़ना चाहिए कभी भी, पहले उसका बेसिक समझो और फिर ये समझो कि बेसिक से अगर थोड़ा ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से सोल्व कर पाओ। अब ये देखो ये है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, अब यहाँ पे मैं आपको ना कॉम्बिनेशन का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इस क्वेश्चन के जरिए। पहले मैं क्वेश्चन कराता हूँ फिर देखो आप समझो इसको। एक बैग के अंदर 2 रेड 3 ब्लू और 5 येलो बॉल है। लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं। इसमें क्या है, 2 आपकी रेड बॉल है, 3 ब्लू बॉल है और 5 येलो बॉल है, यानी कि टोटल कितनी है, 10 बॉल है, टोटल 10 बॉल है। इसमें से 2 बॉल निकाली। देखो जब एक बॉल निकाली जाती है ना तब तो क्वेश्चन बच्चों का होता है, उसको कोई भी सोल्व कर देता है, लेकिन एक से ज़्यादा बॉल जब होती है तो क्वेश्चन में बच्चों को मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है। आज मैं आपको बताता हूँ इसका रियल सॉल्यूशन क्या है। 2 बॉल निकाली एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉल इज रेड एंड अदर इज ब्लू, यानी कि 1 रेड है और 1 क्या है, ब्लू। बच्चे इसमें क्या करते हैं, आंसर क्या टिक करते हैं मैं बताता हूँ आपको। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू वो लिख देते हैं
एक बॉल क्या हो, रेड। रेड कितनी है बताओ इसमें, 2, यानी कि पहली बॉल निकालेगा रेड 2/10 आ जाएगी। इनटू जब वो दूसरी बॉल निकालेगा तो मेरे को बताओ टोटल में से तो एक कम हो जाएगी, लेकिन दूसरी बॉल क्या होनी चाहिए, ब्लू। तो ब्लू थोड़े कम होएगी क्योंकि पहली बॉल तो रेड आई है, तो ब्लू तो कितनी है, 3। बच्चा बस यहाँ तक उसका आंसर दे देता है कि कितना आ गया ये 6/90 यानी कि 1/15। लेकिन मैं कहता हूँ ये गलत है। 1/15 आप ये कह रहे हो इसमें कि पहली बॉल रेड आए और दूसरी बॉल ब्लू आए, लेकिन कहाँ इसने लिखा हुआ है ऐसा कि पहली रेड आनी चाहिए और दूसरी ब्लू। इसने तो ये लिख रखा है दो में से एक रेड आनी चाहिए और एक क्या आनी चाहिए, ब्लू। तो यहाँ पे तो आपने क्या लिख दिया, फर्स्ट रेड और सेकंड ब्लू। लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि फर्स्ट क्या आ जाए आपकी, ब्लू आ जाए, फर्स्ट क्या आ जाए आपकी, ब्लू आ जाए एंड सेकंड रेड आ जाए। बताओ मेरे को, क्या ये कंडीशन हम नहीं लिख सकते क्या, सेकंड इज रेड। आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हो, ये भी सही है। तो 6/90 तो ये होगी, प्लस और का मतलब क्या होता है प्लस, फर्स्ट ब्लू आएगी तो यानी कि 3/10। सेकंड जब निकालोगे तो एक केस तो कम हो जाएगा, और सेकंड रेड, रेड तो 2 ही है, तो 6/90 और 6/90 यानी कि 12/90 हो गया। तो 6 पे काटोगे तो यानी कि 2/15 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक केस और लेना पड़ेगा कि पहली रेड और दूसरी ब्लू, या फिर पहली ब्लू और दूसरी रेड। ठीक है, ये हो गया। मैं इसको आपको अब एक और तरीके से बताता हूँ, कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कहाँ लगता है, जिस बच्चे ने परमोटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है सिर्फ वही बच्चा ध्यान दे, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला ये। ठीक है, क्योंकि ये पूरा कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या होता है, आपने टोटल 10 बॉल में से 2 बॉल निकाली, टोटल केस तो कितने बताओ मेरे को, 10C2। 10 में से 2 चीज़ें सेलेक्ट करने के कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, 10C2 होते हैं। ठीक है, ये आपने कॉम्बिनेशन में पढ़ा है। फिर इसमें से जो 2 बॉल निकालोगे ना, एक क्या आएगी, इसमें से आएगी और एक इसमें से आएगी, यानी कि 2 में से एक आएगी 2C1 इनटू एक 3 में से आएगी यानी कि 3C1। बस इतना करना है अपने। अगर कॉम्बिनेशन का आप फॉर्मूला लगाते हो तो उसके अंदर आपको कुछ भी और बात ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। 2C1 कितना होता है 2, 3C1 कितना होता है 3, और 10C2 कितना होता है बताओ आप मेरे को। 10C2 होता है 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, यानी कि 10 × 9 8 फैक्टोरियल कर जाएगा 45 आ गया। तो ये आपका कितना आ गया 6/45, यानी कि 3 पे काट दो तो 2/15 आंसर आ गया। देखो 2/15 मैंने यहाँ से निकाला था, 2/15 मैंने क्या कर दिया, यहाँ से निकाल दिया, एक ही बात है। एक तीसरा मेथड मैं आपको और बता देता हूँ कि आप कॉम्बिनेशन नहीं लगाना चाहते तो तीसरा मेथड क्या है इसका। देखो आपने क्या किया, पहली रेड और दूसरी ब्लू कर दी, तो कितना आया था इसका आंसर बताओ मेरे को, 2/10 इंटू में 3/9 ये कर दिया। लेकिन आपको पता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि पहली रेड और दूसरी ब्लू ही लेके आनी है, बल्कि पहली ब्लू और दूसरी रेड भी लाई जा सकती है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 फैक्टोरियल से। मैं कहता हूँ 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, इसलिए 2 लिखो या 2 फैक्टोरियल लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस दिन तीन तरह की बॉल आ गई कि एक रेड एक ब्लू और एक ब्लैक आए, तो फिर उसके अंदर अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल से, क्योंकि 3 चीज़ों को हम अरेंज कर सकते हैं 6 तरीके से, न कि 3 तरीके से। इसलिए मैं कहता हूँ आदत डाल लो कि इसमें फैक्टोरियल लगाना है आपको। ठीक है, ताकि गलती ना हो। इसका आंसर भी कितना आएगा 2/15। तो 3 मेथड मैंने आपको बता दिए, से कोई मेथड आप फॉलो कर लो। मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी का कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो हम सोल्व ना कर सकें। बस आपको चीज़ों को समझना है, कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। कॉम्बिनेशन जिस बच्चे ने पढ़ा है, परमोटेशन पढ़ा है, उसके लिए और आसान हो जाता है चीज़ों को समझना, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उसके लिए मैं ये बेसिक मेथड भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अब देखो ये क्या है, इसमें तो सीधा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी है, आपको नोट ई निकालनी है। ये तो सीधा फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी कि किसी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1। अगर आप नहीं जानते तो मैंने प्रोबेबिलिटी के 2 MCQs के लेक्चर करवा रखे हैं NCERT बेस्ड, उसमें मैंने सारा कुछ ये बताया है। ठीक है, तो आपको क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालनी है। तो 1 में से क्या कर दो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस कर दो, यानी कि 1 में से 0.24 माइनस कर दो, कितना आएगा आपका 0.76। 0.76 इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब ये देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो क्या है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत जगह आपका ये काम आने वाला है, और डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बना के सिखाता हूँ ताकि आप क्वेश्चन के ऊपर 100% फोकस कर सको, आपको पता लगे कि ये क्वेश्चन तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये इसको आप नाम दे लो एटलीस्ट वाले क्वेश्चन। एटलीस्ट वाले क्वेश्चन मैं बाकी क्वेश्चन से डिफरेंशिएट करने के लिए
इनमें डिफरेंस पैदा करने के लिए सिर्फ इसको एक नया नाम दे रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि बाकी जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए ना उनमें और इन क्वेश्चंस में क्या फ़र्क है। देखो मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ का, फिर उसके बाद आप सारे बच्चे बहुत आसानी से समझ जाओगे कि हाँ यही होता है ये कॉन्सेप्ट। मान लो एक क्लास में टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है, टीचर क्या है मैथ्स पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ाते पढ़ाते उसने क्या किया, जैसे ही बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा वो क्वेश्चन उससे सोल्व नहीं हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 1 लिखा उसने और टीचर से वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। अब टीचर से सोल्व नहीं हुआ, टीचर को ये भरोसा है, क्लास में मान लो 2 इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत टॉपर बच्चे हैं ए और बी, टीचर को ये विश्वास है कि ए और बी में से कोई ना कोई बच्चा तो इस क्वेश्चन को पक्का सोल्व कर देगा। ठीक है, अब आपको पता है कि मान लो किसी टीचर से क्वेश्चन सोल्व नहीं होता तो वो सोचता है कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, टीचर भी इंसान है, गलती हो सकती है। वो सोचता है कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, तो उसको पता लग गया कि ये क्वेश्चन मेरे से सोल्व नहीं हो रहा, तो उसने कहा दोनों बच्चों को ए और बी को कि ऐसा है मैं इस क्वेश्चन को बाद में सोल्व कराऊंगा, पहले आप लोग मेरे को इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओ, क्योंकि उस टीचर से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा और उसको इन दोनों बच्चों पे भरोसा है कि ये प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। दोनों नहीं करेंगे तो कम से कम एक बच्चा तो करके मेरे को अपनी कॉपी दिखा देगा और उसकी कॉपी में से मैं वो सोल्यूशन देख के और मैं समझ लूँगा और मैं बोर्ड पर बाकी बच्चों को करवा दूंगा, यानी कि उसकी प्रॉब्लम तो सोल्व हो ही जाएगी टीचर की। तो ए उस प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, इसके चांस है 0.8 यानी कि 80% चांस है, और बी सोल्व करेगा, इसके परसेंट है चांस कितने हैं 0.6। ये क्या है, इनके चांस है, चांसेस ऑफ सोल्विंग। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, आपको पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। टीचर की जो प्रॉब्लम है ना, टीचर की क्या प्रॉब्लम है, उससे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा। अगर ए या बी में से कोई एक बच्चा या दोनों के दोनों बच्चे इस टीचर को बता दे कि सर मैंने देखो ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया है और ये 100% करेक्ट है, आप इस तरह से बच्चों को समझा दो, तो बताओ टीचर की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? आप कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगी। यानी मैं कहता हूँ टीचर की प्रॉब्लम सोल्व होने के यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो दोनों में से कोई एक बच्चा उसको सोल्व करके दिखा दे या फिर दोनों के दोनों करके दिखा दे। ठीक है, मैं केस लिखता हूँ, अब देखो अब केस समझते जाना कौन कौन से हो सकता है। मैं कहता हूँ पहले ए प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा, ए सोल्व कर देगा और बी नहीं करेगा, एंड बी डज नॉट सोल्व। आप खुद समझ जाओगे कि हाँ ये हो सकता है, मतलब कि मैं पहले ले रहा हूँ कि दोनों में से सिर्फ एक बच्चा ही प्रॉब्लम सोल्व करेगा, तो ए करेगा और बी नहीं करेगा। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है बताओ, ए नहीं करेगा और बी करेगा, ए डज नॉट सोल्व एंड बी सोल्व्स द प्रॉब्लम। अब बताओ ये केस भी हो सकता है, ए करे बी ना करे, या फिर ए नहीं करे बी करे। ये तो केस हो गए जब दोनों में से सिर्फ एक बच्चा प्रॉब्लम को सोल्व करे। लेकिन आप कहते हो सर अगर दोनों के दोनों बच्चे सोल्व कर देंगे तब भी तो कोई गड़बड़ी नहीं है ना, तब भी तो टीचर की प्रॉब्लम सोल्व हो ही जाएगी। तो हम क्या लिख रहे हैं, बोथ ए एंड बी सोल्व द प्रॉब्लम। तो मैंने ये तीनों केस बता दे और आपको पता लग गया कि तीनों ही पॉसिबिलिटी है इस टीचर की प्रॉब्लम को सोल्व करने की। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी केस नहीं हो सकता। अब आप देखो ये प्रॉब्लम, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस इवेंट की, ए सोल्व करता है यानी कि 0.8, बी सोल्व नहीं करता, ये तो सोल्व करने की है 0.6, तो नहीं करने की क्या होगी 0.4 होगी, 1 में से घटा देना, तो ये कितना आ गया आपका 32/100 ये आ गया। अब बताओ ये ए सोल्व नहीं करता यानी कि 0.2 हो जाएगी, और बी सोल्व करता है यानी कि 0.6, तो ये आपका कितना आ गया बताओ 12/100। यहाँ पे क्या है, दोनों सोल्व करते हैं, दोनों सोल्व करने का मतलब 0.8 इंटू में 0.6 यानी कि 48/100। तो प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तीनों को ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि बीच में और का साइन है, और का मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी में प्लस करना पड़ता है। ठीक है, आप कर दो प्लस इसको, देखो 32 प्लस में 12 और प्लस में 48 डिवाइड बाई 100, 60 92/100 यानी कि 0.92 कह लो या 92% कह लो। ठीक है, 0.92 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। तो ये तो मैंने आपको बताया बेसिक मेथड जिसमें हर बच्चा समझ सकता है कि हाँ ये सिचुएशन हो सकती है। लेकिन आप खुद बताओ क्या पेपर के अंदर आपका जो होगा, कोई यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, कोई सीसेट का एग्जाम दे रहा है, कोई भी दे रहा है, मतलब कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, तो क्या ये मेथड सूटेबल रहेगा? आप कहोगे नहीं जी ये मेथड तो सूटेबल नहीं है, आप कुछ और बताओ इसको सोल्व करने का तरीका। तो मैं ये कहता हूँ जब कभी भी आपको ये लगे कि टीचर की प्रॉब्लम को देखो सोल्व करने के लिए उन दोनों में से कम एक बच्चे को तो वो प्रॉब्लम सोल्व करनी ही करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने वर्ड क्या लिखा था, एटलीस्ट। यहाँ पे तो 2 बच्चे हैं, हो सकता है 3 बच्चे हो सकता है 4 बच्चे हो, तो आप कितने केस बनाओगे, आप पागल हो जाओगे केस बनाते बनाते। तो मैं कहता हूँ
जब भी आपको ये लगे कि कोई टीचर की प्रॉब्लम है ऐसी और उसको सोल्व होना है, तो कम से कम एक बच्चे को तो सोल्व करनी ही पड़ेगी, तभी उस टीचर की प्रॉब्लम सोल्व होएगी। तो अब पहले क्या निकाल लिया करो कि कोई भी बच्चा उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करेगा, ना तो ए और ना ही बी, और फिर उसको 1 में से क्या कर दो, माइनस कर दो, और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, इसी क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको प्रॉब्लम ए सोल्व करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी बताओ, 0.8, और बी सोल्व करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.6 थी, मैंने आपको बताया। ठीक है, मैं कहता हूँ ये भी सोल्व नहीं करेगा और ये भी सोल्व नहीं करेगा, आप बता दो मेरे को चांस क्या है। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट 1 में से घटाओगे 0.2, और बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1 में से ये घटाओगे 0.4। तो आप मेरे को बताओ ए एंड बी बोथ डू नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, वो दोनों ही प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करते, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फिर बताओ, 0.2, यानी कि ए भी सोल्व नहीं करता, इनटू में बी भी सोल्व नहीं करता, तो ये कितना आएगा आपका 8/100 आ गया, यानी कि 0.08। मैं कहता हूँ दोनों में से कोई भी बच्चा प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.8। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसने पूछी क्या है कि कम से कम एक बच्चा तो करे, तो 1 में से वो सारे केस हटा दो जिनमें कोई भी बच्चा सोल्व नहीं कर पाता, यानी कि बाकी जो भी बच जाएगा वो कोई ना कोई तो सोल्व पक्का करेगा। ठीक है, आंसर कितना आ गया आपका 0.92, और देख लो यही 0.92 मैंने आपको यहाँ बताया। तो मैंने क्या बताया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एटलीस्ट वाला, तो अब पहले क्या कर लो कि कोई भी बच्चा प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करेगा, और फिर उस प्रोबेबिलिटी को 1 में से क्या कर दो, माइनस कर दो, बस क्वेश्चन खत्म। अब देख लो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही है। इसमें कहता है 3 स्टूडेंट्स ट्राई टू सोल्व ए प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, मतलब अलग अलग से एक प्रॉब्लम को, एक क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं और वो सोल्व कर देंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी ये है, मतलब ये नहीं है कि वो 100% सोल्व कर ही देंगे। 3 बच्चे हैं मान लो ए बी और सी, उनके तीनों की सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है कितनी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5, और इसकी प्रोबेबिलिटी है कितनी 5/12, यानी कि साथ साथ में अब क्या निकाल लिया करो, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, मतलब सोल्व नहीं करेगा 2/3, 1 में से घटानी होती है आपको पता है। बी कॉम्प्लीमेंट 1 में से 2/5 घटाओगे 3/5, और सी कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा आपका 7/12। तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व, टीचर की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा आप मेरे को बता दो, 1 में से क्या प्रोबेबिलिटी घटा दो कि ना तो ए सोल्व करेगा, ना ही बी सोल्व करेगा, और ना ही सी सोल्व करेगा, बस आंसर आ गया आपका। देखो 1 में से घटाना, ये 2/3, ये कितना है आपका 3/5, और ये कितना है आपका 7/12। इसको थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, सोल्व कर देता हूँ। 3 से 3 कट गया, और क्या कटेगा आपका 2, ये 6 पे कट जाएगा, तो 1 में से आप घटाओगे कितना 7/30, तो यानी कि कितना आएगा 23/30, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है इस तरीके से करना। अब आप सोचोगे कि आप पेपर में हम इतना लिखेंगे, मैं कहता हूँ कुछ भी मत लिखना पेपर में तो सीधा करना 1 में से ये घटाओगे तो सीधा 2/3, नहीं पता आपको, 1 में से 2/5 घटाओगे कितना आएगा 3/5, 1 में से 5/12 घटाओगे कितना आएगा 7/12। पेपर में तो सिर्फ ये लाइन लिखनी है आपको, इतनी सी, ठीक है। बाकी सारी कहानी तो मैंने क्या है आपको समझाने के लिए बताई है। पेपर के अंदर तो एक लाइन के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और कराता हूँ मैं आपको। लैंग्वेज चेंज है लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम वही है। ए बास्केट कंटेन्स 4 रेड 5 ब्लू एंड 3 ग्रीन मार्बल्स। एक टोकरी में ये कंचे हैं, 4 रेड कलर के, 5 ब्लू कलर के और 3 ग्रीन कलर के। इफ़ 3 मार्बल्स आर पिक्ड एट रैंडम, 3 मार्बल इसमें से निकाले गए हैं। देखो ठीक है, वही आप मान लो कि 3 बच्चों को प्रॉब्लम दी गई है अलग अलग से। देन वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वर्ड आ गया ना, एटलीस्ट 1 इज़ ब्लू, यानी कि तीनों में से कम एक मार्बल तो ब्लू पक्का होगा। ठीक है, समझ गए आप, तीनों में से एक मार्बल तो ब्लू पक्का होगा। मैंने क्या कहा था, जब भी एटलीस्ट का क्वेश्चन आ जाए आप ये निकाल लो कि 3 जो मार्बल आपने निकाले हैं ना उसमें से कोई भी ब्लू है ही नहीं, और उसको 1 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आप क्या बना लो, एक टोकरी बना लो, बास्केट बनाओ, इसमें मार्बल पुट कर दो। 4 क्या है रेड है, 5 क्या है आपके ब्लू है, और 3 क्या है ग्रीन है। 5 और 3 8 और 4 12 मार्बल हो गए। अभी मैंने कॉम्बिनेशन में बताया था कि अगर 12 में से आपको 3 मार्बल सेलेक्ट करते हैं तो बताओ टोटल केसेस कितने होते हैं, 12C3, मतलब कि टोटल आपको 12 में से 3 मार्बल निकालने हैं। लेकिन कहते हैं तीनों में से कम एक मार्बल ब्लू जरूर होना चाहिए। मैं कहता हूँ एक भी ब्लू नहीं होता, आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। यानी कि जो तीनों मार्बल आएंगे ना वो क्या आएंगे, इन रेड में से आएंगे और या फिर इन ग्रीन में से आएंगे, इन रेड में से या इन ग्रीन में से आएंगे, ब्लू नहीं आएगा। मतलब 4 और 3 कितने हो गए 7, तो तीनों मार्बल आएंगे वो इन 7 में से आएंगे। तो 7C3
और अपॉन में कितने हैं टोटल 12C3, और ये प्रोबेबिलिटी आ गई जब एक भी मार्बल ब्लू नहीं होगा। तो कम से कम एक ब्लू होगा। आप क्या करो सॉरी 1 में से इसको माइनस कर दो, सोल्व कर लो इसको। 7C3 क्या होता है बताओ, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। 12C3 क्या होता है, 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल काट देना, और ये कितना आएगा आपका 7 6 5, 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, और ये कितना आएगा 12 इंटू 11 इंटू में 10, 9 फैक्टोरियल कट जाएगा। फैक्टोरियल वगैरह सोल्व करने आपको आने चाहिए। देखो 6 1 जा 6 2 जा, और ये कितना आपका आ गया 2 5 2 जा। आपका आंसर क्या आएगा 1 माइनस में ये कितना आ गया 7, और ये आपका कितना आएगा भाई 22 आएगा। क्या कोई मिस्टेक तो नहीं होगी अपने से? 7 6 पे हमने काट दिया, ये 2 और ये 2 भी बचेगा है ना, 44 आएगा। तो 44 में से 7 घटाओगे 37, 37/44 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आपको मैंने बता दिया कि बाकी 7 में से कोई 3 बॉल आएगी, और टोटल केस कितने हैं 12C3। ये प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी कि कोई भी बॉल ब्लू नहीं आएगी, तो 1 में से घटा दो तो कम से कम एक बॉल तो पक्का ब्लू आएगी। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको देखो कॉन्ट्राडिक्शन वाले क्वेश्चन करवाए, और फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए जिसके अंदर एटलीस्ट वर्ड आता है। चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए, आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी का हम और लेक्चर पढ़ेंगे जिसके अंदर जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, जो आपका यूपीएससी का एग्जाम होता है मान लो, और कोई भी एग्जाम होता है, चाहे रीट का एग्जाम होता है जिसमें बेसिक लेवल की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, तो वो आपके सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।